जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के बारे में मैंने देखा था। आपको मैंने बताया था कि इसमें बेसिकली 6 जल संधियां हैं, 6 जल संधियां पनामा नहर को मिला करके, है ना। तो मैंने कौन कौन सी जल संधि बताई थी? मैंने बताई थी डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि के बारे में मैंने बताया था कि डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है और यहाँ से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और ये बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है और ब्यूफोर्ट सागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद दूसरी मैंने बताई थी हडसन जल संधि। हडसन जल संधि के बारे में मैंने बताया था कि ये जल संधि जो है ये बेफिन द्वीप और कनाडा को अलग करती है और हडसन की खाड़ी को हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है। फिर इसके बाद मैंने बताया था बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में बताया था मैंने कि बेरिंग जल संधि क्या है। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया के रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रांत से अलग करने का काम करती है और इससे क्या निकलती है? इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है। ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। और इसके बाद मैंने बताया था, यहाँ पे ये मैंने नोट किया है फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि के बारे में बताया था कि ये फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा देश से अलग करती है और मेक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। फिर इसके बाद मैंने बताया था युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि के बारे में मैंने बताया था जो युकाटन जल संधि है ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी? युकाटन जल संधि। तो इस तरीके से 2, 2, 4, 1, 5 और छठवें में पढ़ेंगे क्या? पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में मैंने बता दिया था, आज मैं इसको मैप से दर्शा रहा हूं। ये वाला जो उत्तर का हिस्सा मैंने बना है ये मेक्सिको खाड़ी है। ये वाली जो रेखा जा रही है वो यही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वही मैंने यहाँ पर भी दर्शाई है। यहाँ पे लगभग 7 देश हैं। मैंने बताया था जो मेक्सिको के नीचे जो 7 कंट्री लगती है उनको सेंट्रल अमेरिका के देश कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक झील भी बताई थी। कौन सी झील है? निकारागुआ झील है। ठीक है, तो निकारागुआ देश में है। तो ग्वाटेमाला है, एल साल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा है, बेल्जियम है और होंडुरास है। इस तरीके से 7 देश हैं जो सेंट्रल अमेरिका के देश कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने दर्शाए हुए हैं लेकिन अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे वापस से इसको दर्शाया है। उत्तर की ओर है यहाँ पास बरमुडा ट्रायंगल जो यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र में आता है। इसके बाद बहामास मैंने बताया, बहामास का क्षेत्र जो है वो बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ है। क्यूबा की हवाना है, जमैका की किंगस्टन है, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस है। इस तरीके से डोमिनिकन रिपब्लिक की सेंट डोमिंगो है इसकी राजधानी। और मैंने बताया कि ये जो है पनामा नहर है, जो पनामा नहर पनामा देश को, ये वाला जो देश देख रहे हैं ये पनामा देश है। ये किसका है? उत्तरी अमेरिका का देश है। ये यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ उत्तरी अमेरिका का देश है पनामा। सबसे दक्षिण वाला जो देश है उत्तरी अमेरिका का वो कौन सा है? पनामा है। तो पनामा देश को दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया से अलग करती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? पनामा देश है, जिसकी सीमा किससे लगती है? उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? पनामा है। और पनामा की सीमा दक्षिण अमेरिका की किससे लगती है? दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश से लगती है। तो जो पनामा नहर है पनामा और कोलंबिया को अलग करने का काम करती है, अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने का काम करती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर के बारे में मैंने बताया था कि जो पनामा नहर है ये विश्व की एकमात्र ब्लॉक आधारित नहर है। क्या है? ब्लॉक आधारित नहर है। ठीक है, इस तरफ है पनामा नहर के, इस तरफ है, ये किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो नहर भी 2 सागरों को जोड़ रही है। इसमें कैरेबियन सागर है और पनामा की खाड़ी है। ठीक है, इस तरफ ये वाले जो सेंट्रल अमेरिका के देश हैं उसके पश्चिम में आएंगे तो कौन सा पड़ेगा? पनामा की खाड़ी पड़ती है। मैंने लिखा हुआ है पनामा की खाड़ी और इस तरफ है कैरेबियन सागर। तो जो पनामा नहर है वो कैरेबियन की खाड़ी और पनामा की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। इसमें 2 बंदरगाह भी हैं। कैरेबियन सागर की तरफ इस तरफ एक बंदरगाह है, इस तरफ यहाँ पे एक बंदरगाह है और इस तरफ एक बंदरगाह है। ठीक है, तो जो उत्तर के इस तरफ पूर्व की ओर बंदरगाह है उसे कहते हैं कोलोन बंदरगाह है। और जो इस तरफ बंदरगाह है पश्चिम की ओर जो बंदरगाह है उसे कहते हैं पनामा बंदरगाह। ठीक है,
तो जो ये पनामा नहर है वह कोलोन बंदरगाह को पनामा बंदरगाह से जोड़ने का काम करती है। ये मैंने बताया था कि विश्व की एकमात्र कैसी नहर है, विश्व की एकमात्र ब्लॉक आधारित नहर है। कौन सी नहर? पनामा नहर। और मैंने बताया था इसमें 3 ब्लॉक हैं। सबसे पहला आता है गौतम ब्लॉक, फिर पेड्रामिकस ब्लॉक और फिर मीराफ्लोर ब्लॉक। इस तरीके से 3 ब्लॉक है और ब्लॉक बाय ब्लॉक पहले जहाज एक ब्लॉक में जाती है, फिर उसका पानी ऊपर कर दिया जाता है तो दूसरे ब्लॉक में चली जाती है, फिर इसका पहले वाले का पानी नीचे कर दिया जाता है तो फिर दूसरे वाले ब्लॉक में चढ़ाया जाता है, फिर दूसरे वाले ब्लॉक से तीसरे वाले ब्लॉक में, फिर दूसरे वाले ब्लॉक का पानी नीचे करके तीसरे वाले ब्लॉक से उस पार निकाल दिया जाता है। अर्थात कैरिबियन सागर से पनामा की खाड़ी की ओर उसे इस तरह ब्लॉक बाय ब्लॉक उसे निकालते हुए जाया जाता है। ठीक है, किसमें? पनामा नहर में। इससे हुआ क्या है? तो मैंने बताया था कि इससे हुआ यह है कि यूएसए का एक प्रांत है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क प्रांत से पहले जब पनामा नहर का निर्माण नहीं था तब न्यूयॉर्क प्रांत से कोई भी शिप अगर जाना हो तो शिप को लेकर के जाने में दक्षिण अमेरिका से होकर के लेके जाना पड़ता था। कहां से? दक्षिण अमेरिका का पूरा क्षेत्र होकर के घूमना पड़ता था, जिस वजह से लगभग 12,800 किलोमीटर, कितना? 12,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी शिप को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब पनामा नहर का निर्माण हो गया तो 12,800 किलोमीटर लेस हो गया। अब क्या होता है, न्यूयॉर्क प्रांत से कोई भी शिप चलता है, माल लेकर के अपना चलता है और न्यूयॉर्क प्रांत से होते हुए पनामा नहर की खाड़ी से निकल करके सीधे सैन फ्रांसिस्को या उस तरफ कैलिफोर्निया का जो तट है, कैलिफोर्निया के तट में जाकर के अपना माल उतार देता है। तो इस तरीके से एक ये ऐसी चीज है जो पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने के लिए और उसकी चीजों को पूर्वी तट से पश्चिमी तट में पहुंचाने के लिए यूएसए ने इसका निर्माण किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो यूएसए देश के द्वारा निर्माण किया गया है। किस देश की मुख्य भूमि को काट कर किया गया है? तो पनामा देश की मुख्य भूमि को काट करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में लगभग इतनी ही चीजें हैं। तो चलिए पनामा नहर को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, इस तरफ कैरिबियन सागर, इस तरफ पनामा की खाड़ी और 2 ब्लॉक है। अभी मैं इनको नहरों को जो मैंने यहाँ पे छोटा दर्शाया इसको मैं बड़ा करके दर्शाऊंगा कि ब्लॉक कहाँ पर है, किस तरफ कैरिबियन सागर पड़ता है, किस तरफ पनामा की खाड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा सा डीप करके समझाता हूँ और इसके बाद में उसकी थ्योरी लिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसकी थ्योरी और कुछ और एक्सप्लेनेशन इसका नोट करते हैं। नहर है, ठीक है, पनामा नहर है, इसको मैंने बनाया हुआ है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये यहाँ कोलोन बंदरगाह से शुरू होती है, कोलोन बंदरगाह से शुरू होती है और पनामा बंदरगाह में जाके खत्म होती है। तो ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है पूर्व का। ठीक है, ये कैसा हिस्सा है? ये पूर्व वाला हिस्सा है और ये वाला जो क्षेत्र बना हुआ है ये पश्चिम का है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूर्व का है और ये वाला हिस्सा पश्चिम का है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है तो हमें बहुत अच्छे से उसकी स्थिति पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं कि कोलोन बंदरगाह है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कोलोन बंदरगाह से पनामा बंदरगाह को जोड़ती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोलोन बंदरगाह किस जलीय क्षेत्र में आता है। तो जो कोलोन बंदरगाह वो कैरेबियन सागर के क्षेत्र में आता है और पनामा बंदरगाह पनामा की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? पनामा की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। तो ये पनामा नहर है, इसकी लंबाई मैंने बताई हुई है कि लगभग इसकी 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कोलोन बंदरगाह को पनामा की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। कोलोन बंदरगाह पूर्व अर्थात कैरिबियन सागर इस तरफ है, मतलब कोलोन बंदरगाह यहाँ पे होगा और इसके पश्चिम में मैंने बताया कौन सा है? पनामा बंदरगाह है। तो पनामा बंदरगाह के क्षेत्र में पनामा की खाड़ी के क्षेत्र में होगा पनामा बंदरगाह। ठीक है, और इसमें मैंने बताया 3 ब्लॉक हैं या 3 लॉक हैं। ठीक है, कहीं कहीं लॉक भी मिलता है और कहीं कहीं ब्लॉक भी मिलता है, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें 3 ब्लॉक हैं, इनका भी क्रम पता होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक याद हो दूसरा भूल जाए। ठीक है, नहीं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका क्रम हमें सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गौतम ब्लॉक पश्चिम से पूर्व की ओर। चूंकि शिप बेसिकली जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो इधर से इधर की ओर ही चलते हैं। ठीक है,
कहां से, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की तरफ ही चलते हैं शिप, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहला है गॉटम ब्लॉक, पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो सबसे पहले है गॉटम ब्लॉक, फिर है पेड्डामिकस ब्लॉक और फिर है मीराफ्लोर ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से ये विश्व की एकमात्र लॉक या ब्लॉक आधारित नहर हो गई, ठीक है, पनामा नहर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यूएसए देश के द्वारा किया गया। हाँ, यूएसए देश में पनामा नहर के जो निर्माण का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जो इसके सुझाव था किसने दिया था, तो जिसका सुझाव था वो हम्बोल्ट थे, जर्मनी के एक जर्मनी के व्यक्ति थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस नहर का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे दोनों महाद्वीपों के मध्य जो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम में जाने के लिए जो बहुत सारा हिस्सा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का कवर करना पड़ता वो बच जाएगा। तो उन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था, हम्बोल्ट ने दिया था। तो इस पूछा जाए कि पनामा नहर के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, तो पनामा नहर के निर्माण का सुझाव हम्बोल्ट ने दिया था। और इसका निर्माण किसने किया था, तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा पनामा नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। आप ये वाला मैप भी बना लीजिएगा और ये वाला मैप भी बना लीजिएगा। ये वाला मैप ये समझाने के लिए होगा कि उसकी अवस्थिति कहाँ पे है और जहां पे स्थित है वो स्थिति उसकी कैसी है। स्थिति कुछ इस प्रकार है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बना लीजिएगा। और इसके बाद इसके लिखती हैं हम थ्योरी, ठीक है, थ्योरी लिखते हैं इसके बाद। नहर है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है, पनामा नहर की पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। निर्माणकर्ता कौन कौन है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन और जेएस वॉलेस, ठीक है, इसके निर्माण करता है। यह विश्व की एकमात्र कैसी है, तो यह विश्व की एकमात्र लॉक आधारित, लॉक या ब्लॉक जो भी कहेंगे, लॉक या ब्लॉक आधारित नहर है। इसके बाद मैंने बताया कि इस नहर का निर्माण किसने कराया है, तो इस नहर का निर्माण यूएसए देश के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा कराया गया है, यूएसए देश के द्वारा कराया गया है। और किससे कराया गया है, पूछा जाए कि किस देश की मुख्य भूमि को काट कर किया गया है, दो ऑप्शन आ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। आ जाए कि कोलंबिया के द्वारा किया गया या पनामा देश की मुख्य भूमि को काट कर किया गया या कुछ भी और। तो हमें याद रखना है कि पनामा देश की मुख्य भूमि को काट करके किसका, पनामा नहर का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके निर्माण का सुझाव किसने दिया था, तो हम्बोल्ट व्यक्ति थे, जर्मनी के थे। तो उन्होंने दिया था, हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था, जो कहाँ के थे, जो जर्मनी के थे, ठीक है। इसके बाद ये किन किन दो सागरों को जोड़ती है या दो किन किन बंदरगाहों को जोड़ती है, तो ये कोलोन बंदरगाह जो कैरिबियन सागर में है उसको, और पनामा बंदरगाह जो पनामा की खाड़ी में है उसको। अभी मैंने मैप बनाया था जो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसे दिखाया भी था। तो उन दोनों को आपस में क्या करती है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। उन दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद लॉक, मैंने वही क्रम लिखा है जो लॉक के क्रम है, या लॉक या ब्लॉक जो भी कहेंगे, लॉक या ब्लॉक के जो क्रम है वो कैसे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कैसे, इस तरीके से, पूर्व इस तरफ है तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, इस तरीके से मैंने लिखा है। किस तरीके से लिखा है, ऐसे आना है, ये इस तरफ से इस तरफ की ओर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व से आएंगे तो गॉटम ब्लॉक पड़ेगा, फिर पेड्रामिकस ब्लॉक पड़ेगा और फिर मीराफ्लोर ब्लॉक पड़ेगा। इस तरीके से 3 ब्लॉक हैं। और इससे दूरी कितनी कम हुई है, तो इससे मैंने बताया था 12,800 किलोमीटर की जो दूरी है, जो कहां से कहां तक है, जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, जो दोनों ही किसके हैं, जो दोनों ही आपके यूएसए के प्रांत है, उन दोनों के बीच के मध्य की जो दूरी है 12,800 किलोमीटर की कम हुई है। पहले ये जब दक्षिण अमेरिका से घूम करके शिप जाता था तब कितनी थी, 12,800 किलोमीटर थी। अब खाली 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि भाई देखिए जो दक्षिण अमेरिका का जो पूरा क्षेत्र है वो अमेरिका का ही कहलाएगा, मतलब अमेरिका के ही क्षेत्र में आएगा। तो दो देशों के मध्य के बीच की दूरी ही सारी काउंट होगी, तो वो 82 किलोमीटर है। कितनी है, 82 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, पनामा नहर की लंबाई, ठीक है।
इस तरीके से ये हो गई सारी जल संधियां और सारी झीलें मैंने बता दी हैं। अब क्या बचा, अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, और पर्वत के बाद प्रमुख मरुस्थल, मरुस्थल के बाद प्रमुख नदियां, और उसके बाद देश की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस देश की अपनी क्या क्या विशेषता है, कनाडा की क्या विशेषता है, यूएसए की क्या विशेषता है, मैक्सिको की। इसके अलावा जो देशों से लेकर के जो एक आधा क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको भी फिर हम फैक्ट के रूप में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं किसको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले पर्वत से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पर्वत होगा वो कौन सा होगा, तो जो सबसे पहला पर्वत होगा वो हमारा होगा रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत। तो जो रॉकी पर्वत है उसको मैं दर्शाता हूं कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो जो इसका विस्तार है वो अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद उत्तरी मैक्सिको जो कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया कहलाता है। बेसिकली दो कैलिफोर्निया है, एक है उत्तरी कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का प्रांत है, एक है दक्षिणी कैलिफोर्निया जो कि मैक्सिको के क्षेत्र में आता है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। और ये वाला जो अंदर का जो हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी बोला जाता है। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कैलिफोर्निया किस जगह पे है, उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका, सॉरी उत्तरी मतलब अमेरिका में है कि मैक्सिको में है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो मैंने बता रहा था कि जो रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत का जो विस्तार है कहाँ है, रॉकी पर्वत का विस्तार उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत के बारे में एक चीज और है कि रॉकी पर्वत जो है विश्व की कैसी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली कौन है, पहली है एंडीज, दूसरी है रॉकीज, तीसरी है द ग्रेट हिमालयन रेंज, और चौथी है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहां पढ़ेंगे हम रॉकी, फिर उसके बाद जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम बताऊंगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर जब हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप में बताऊंगा कि द ग्रेट हिमालयन रेंज विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बताऊंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फैक्ट है, फैक्ट में क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार बेसिकली 3 देशों में है। कौन कौन से, कनाडा, कनाडा के बाद आ जाता है आपका यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको। शुरू हो जाता है अलास्का से, जो उसका विस्तार शुरू होता है कहां से होता है, अलास्का से। तो मैंने बताया था कि अलास्का यूएसए का ऑक्युपाइड क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ऑक्युपाइड क्षेत्र है, इसलिए अलास्का को यूएसए के अंदर ही काउंट किया जाता है। अलास्का यूएसए का एक प्रांत है। ठीक है, तो जो इसका विस्तार हो जाएगा वो कहां से हो जाएगा, तो अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इस तरीके से 3 देशों में इसका विस्तार है। अलास्का चौथा कोई देश नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि कितने देशों में इसका विस्तार है, तो 3 देशों में इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है, तो ये मैं दिखा देता हूं कहां से कहां तक है। ये यहां से शुरू होकर के ठीक इस तरीके से ये मैंने बनाया है। कौन सा पर्वत, ये पर्वत है रॉकी पर्वत। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कौन सा पर्वत है ये। तो ये पर्वत श्रृंखला है, यहीं पे नोट कर देता हूं, रॉकी पर्वत। ठीक है, तो ये सारी श्रृंखला जो आप देख रहे हैं कैसी श्रृंखला है, तो ये सारी श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस मैप को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, तो मैं बता रहा था रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला को समझते हैं। तो मैंने बताया रॉकी पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार अलास्का, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको 3 देशों में इसका विस्तार है। किसका, रॉकी पर्वत श्रृंखला का।
रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जब मैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताऊंगा तो मैं उसमें प्लेटों के बीच में जो गतियां होती हैं, जैसे अभिसारी गति है, अपसारी गति है और समानांतर गति है, उनसे बेसिकली पर्वत, पठार और जो आपके ज्वालामुखी होते हैं, उन सारी चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, बेसिकली पर्वत, पठार और ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो प्लेटों के अभी मतलब गतियों के कारण होता है। ठीक है, कैसे होता है? प्लेटों की गतियों के कारण होता है। तो जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसी कैसी गतियां होती हैं और कितनी प्लेटें होती हैं। तो बेसिकली 7 प्लेट होती हैं। कैसी होती हैं? 7 प्लेट होती हैं। सबसे पहली प्लेट होती है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास बताई थी तो मैंने बताया था कि कितने महाद्वीप हैं। तो मैंने बताया था 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप में मैंने बताया था, सबसे पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, फिर मैंने बताया था यूरोप, फिर बताया था इसके अलावा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, इस तरीके से 5 हो गए, और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से मिला के कुल 7 महाद्वीप। और कितने महासागर मैंने बताए थे? 5 महासागर मैंने बताए थे। तो इस तरह मैंने ये भी बताया था कि किस महाद्वीप के बगल में किस महासागर का विस्तार है। तो मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के आप पश्चिम में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जाएंगे तो किस महासागर का विस्तार है? प्रशांत महासागर का विस्तार। ये मैंने लिखा हुआ है उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर है। तो ये याद रखिए कि जो प्रशांत महासागर है वो भी एक प्लेट है, उत्तरी अमेरिका है वो भी एक प्लेट है, और दक्षिणी अमेरिका है वो भी एक प्लेट है। इस तरीके से 3 प्लेट हो गई। कौन कौन सी? प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है आपका यूरोप और एशिया के मिला के एक प्लेट बनती है जिसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। क्या नाम है? यूरेशियाई प्लेट। लेकिन उससे किस क्षेत्र को अलग करते हैं? उससे अगर हम अलग कर दें कौन सा क्षेत्र, उससे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अलग कर दें। ये जो मैं बात बता रहा हूं इसको आपको समझना है, तो समझने के लिए कुछ ऐसा करिए कि आप अपने सामने वर्ल्ड का मैप रख लीजिए। क्या रख लीजिए? वर्ल्ड का मैप रख लीजिए। मेरे तो दिमाग में है वर्ल्ड का मैप, तो मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आपको समझने के लिए आप क्या करिए, आप अपने सामने मैप रख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरफ है उत्तरी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका, और उन दोनों के पश्चिम में जाएंगे तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर पहली प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिका दूसरी प्लेट हो गया, दक्षिण अमेरिका तीसरी प्लेट हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के क्षेत्र को मिलाकर के एक प्लेट बनती है जिसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, क्या नाम है? यूरेशियाई प्लेट। अभी मैं खाली समझा रहा हूं, जब मैं बताऊंगा प्लेटों के बारे में और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, तो मैं बहुत अच्छे से मैप बना करके और उसको समझाऊंगा। ठीक है, तभी सिर्फ आप मैप सामने रख लीजिए और मैप से समझिए। तो इसके बाद है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को मिलाकर के एक प्लेट बनती है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। इस तरीके से कितनी प्लेट हो गई? 3 ये हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई 4, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट हो गई 5। ठीक है, फिर इसके बाद अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। तो अफ्रीका को मिला देंगे तो हो जाएगी 6ठी प्लेट अफ्रीका, और फिर 7वीं प्लेट हो जाती है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। जो अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिण में जो महासागर हैं, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी आपका हिंद महासागर, उससे मिलाकर के एक प्लेट बनती है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, इस तरीके से 7 प्लेटें हैं। तो मैंने बता दिया, आपको समझना है तो आप मैंने बताया क्या करेंगे, आप मैप निकालेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और उसमें आप वर्ल्ड का मैप निकालेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद बेसिकली इतना है, अभी समझने के लिए इतना जो मैंने मैप बनाया है ये काफी है। ठीक है, यहां पे जो चीज मैं समझाना चाहता हूं ये मैंने एक ओवरऑल बता दिया। अभी जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उसको समझाने के लिए जो मैप बना है सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है उसका जो निर्माण हुआ है वो प्रशांत महासागर, मैंने बताया प्रशांत महासागर एक प्लेट है और उत्तरी अमेरिका भी खुद एक प्लेट है। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बीच में अभिसारी गति से किसका हुआ है? रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। अभिसारी गति क्या होती है? बेसिकली प्लेटों के बीच में 3 तरीके की गतियां होती हैं। कौन कौन सी?
अभिसारी गति, फिर होता है अपसारी गति और फिर होता है समानांतर गति। कैसे समझेंगे? तो समझने के लिए एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे समझाता हूं। देखिए, कोई प्लेट है, तीन तरीके की गतियां होती है, तो मैं तीन प्लेटें बना देता हूं। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। इसे नोट नहीं करना है, मैं नोट करवाऊंगा जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की क्लास पढ़ाऊंगा, तो मैं इसे नोट करवाऊंगा। चाहे तो आप अपनी सुविधा के लिए नोट कर सकते हैं, याद रखने के लिए कि भाई गतियां होती कितने तरीके की हैं। तो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ठीक है, ये सी हो गई, ये डी, और ये ई, और ई हो गई एफ। ठीक है, ये हो गई कुल, मैंने तीन तरीके की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली गति होती है अभिसारी गति, जो ज्यादातर दो प्लेटों के बीच में लगती है। सबसे पहले हो जाएगी अभिसारी गति। ठीक है, अभिसारी गति। फिर दूसरी हो जाएगी अपसारी गति। कैसी? अपसारी गति। और फिर हो जाएगा समानांतर गति। लगती कैसे, ये समझिए, मेन चीज यही है। सबसे पहली हो गई ए और बी के बीच में जो मैं गति दर्शा रहा हूं वो है अभिसारी गति। अभिसारी गति क्या होती है? जब दो प्लेटें आपस में पास में आती है। ठीक है, तो जब पास में आती हैं तो दो प्लेटों के बीच में आपस में पास आने से जो गति होती है उसे बोलते हैं अभिसारी गति। कैसी गति? अभिसारी गति। जैसे ये ए प्लेट है, ये प्लेट बी की तरफ आए, या प्लेट बी प्लेट ए की तरफ आए। ठीक है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट ए है, प्लेट ए प्लेट बी की तरफ आए या प्लेट बी ए की तरफ आए। तो इस तरीके से जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं तो उसको, उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं अभिसारी गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं विपरीत दिशा में, कैसे? एक दूसरे से जब दूर जाती हैं, एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं अपसारी गति। समानांतर गति क्या होती है? समानांतर गति होती है जब प्लेटें ऊपर नीचे हों। कैसे हों? ऊपर नीचे हों। ठीक है, ऊपर नीचे हों। एक प्लेट ऊपर की ओर जाए और एक प्लेट नीचे की ओर आए। ठीक है, एक प्लेट ऊपर की ओर जाए, एक प्लेट नीचे की ओर आए, तो ये कैसी गति कहलाती है? समानांतर गति कहलाती है। तो इसको समझाने का बेसिकली मतलब ये था कि आपको ये समझ में आए कि प्लेटों के बीच में गतियां किस तरीके की होती हैं। तो तीन तरीके की गतियां होती हैं, आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, अभिसारी गति किसे कहते हैं? अभिसारी गति जब दो प्लेटें आपस में पास आए तो अभिसारी गति, जब दूर जाए तो अपसारी गति, जब समानांतर एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो क्या कहलाती है? समानांतर गति कहलाती है। तो मैंने बताया कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और उत्तरी अमेरिकन प्लेट है उसकी अभिसारी गति, मतलब उन दोनों के आपस में पास आने से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? पर्वत का निर्माण हुआ है रॉकी पर्वत। ठीक उसी तरीके से समझिए जिस तरीके से आपने कई बार पढ़ा होगा। कौन से पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? रॉकी पर्वत बताया था। रॉकी पर्वत का जो विस्तार है वो मैंने बताया कि कितने देशों में है? 3 देशों में है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। 3 देशों में इसका विस्तार है। इसका निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। तो रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी? वो अलास्का में स्थित है। और अलास्का किसके प्रांत में आता है? अलास्का आता है अमेरिका के प्रांतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह अमेरिका की हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। एक, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अलास्का में है। यहां पहले मैंने रेड डॉट करके दिखाया हुआ है। उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले और नया नाम आया है दिनाली। ठीक है, तो माउंट मैकिन्ले या दिनाली है जो अलास्का प्रांत में है, वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद पूछा जाए कि अमेरिका में उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए, एक हो गई अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, यहां पे कहां पे? अलास्का में। एक क्वेश्चन आएगा अमेरिका की मुख्य भूमि पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अमेरिका की मुख्य भूमि तो ये है,
मुख्य भूमि से अलास्का, अलास्का का तो अधिकार अलास्का अधिकार क्षेत्र में आता है यूएसए के, लेकिन दूर किससे है, यूएसए से काफी दूर है ना। तो अलास्का की मुख्य भूमि पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यहां पे मैंने डॉट में बनाई हुई है, रेड डॉट करके, जिसका नाम है माउंट विटने। क्या नाम है, माउंट विटने, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कनाडा, कनाडा में उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सॉरी, कनाडा में रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट लोगन है। क्या है, माउंट लोगन। इस तरीके से मैंने 3 चोटियां बताई। रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिन्ले या दिनाली। फिर इसके बाद मैंने बताया कनाडा में रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कनाडा में रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है माउंट लोगन। और इसके बाद अमेरिका में बताया, तो मैंने बताया अमेरिका की मुख्य भूमि पर स्थित है रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी होगी मैक्सिको के क्षेत्र में, बस इसकी लंबाई है। इसके बाद दक्षिण में जब आएंगे हम, मैक्सिको के दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ पे 3 और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन से, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे डेल सुल, ठीक है। तो इस प्रकार मैक्सिको में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी, मैक्सिको में हो जाएंगी 4 पर्वत श्रृंखला। कितनी हो जाएंगी, 4 पर्वत श्रृंखला। कौन कौन सी, एक तो रॉकी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी खुद, फिर इसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे डेल सुल, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस तरीके से हुआ, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने देशों में है, और सभी पर्वत श्रृंखला में उसकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में इसकी थ्योरी नोट करते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कि यहाँ पे अन्य भी पर्वत श्रृंखला, जैसे यहाँ पे पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पे अपलेशियन पर्वत है, जहाँ से यूएसए का लगभग 85% कोयले का उत्पादन अपलेशियन की खान से होता है। और ये विश्व का सबसे पुराना, जिस तरीके से भारत में पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत में आता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, अरावली पर्वत। उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूछा जाए कि सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अपलेशियन पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल है। क्या है, माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत का विस्तार है, कहाँ पे है, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के प्रांत में इसका विस्तार है। और यहाँ से लगभग यूएसए का लगभग 85% कोयले का उत्पादन होता है अपलेशियन के खान से। तो इस तरीके से और बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रॉकी पर्वत श्रृंखला को हमने समझा, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की थ्योरी नोट करते हैं, ठीक है। पर्वत श्रृंखला की थ्योरी हो गई। तो मैंने बताया रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है अलास्का, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में है, ठीक है। अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में इसका विस्तार है, तो वही मैंने लिखा है। और ये बात याद रखिएगा हमेशा कि अलास्का जो है वो यूएसए के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन कई बार टफ नहीं होता, उसे थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए घुमा कर पूछ लिया जाता है, तो लगता है कि टफ है ना। तो हमें उसी चीज को समझने की जरूरत है। निर्माण कैसे हुआ, मैंने बताया कि इस पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट की कैसी गति से, अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से इसका निर्माण हुआ है। किसका, रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन आ गया कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी तो पता चल जाएगा कि माउंट मैकिन्ले या दिनाली है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन ये आ जाए कि यूएसए की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यूएसए की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब हमें क्या करना है, तब हमें माउंट मैकिन्ले या दिनाली नहीं टिक करना है, तब हमें टिक करना है क्या, माउंट विटने। क्या टिक करना है, माउंट विटने। तो यूएसए के मुख्य भूमि पर इसकी सर्वोच्च चोटी, मतलब रॉकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट विटने है, ठीक है। और कनाडा में इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कनाडा में इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट लोगन। लंबाई मैंने बताई है 6050 मीटर। माउंट लोगन की 194 किलोमीटर के 194 मीटर किसकी लंबाई है, 194 मीटर। माउंट मैकिन्ले दिनाली की है और माउंट विटने की है 4300 मीटर, ठीक है। मीटर में हमेशा किलोमीटर
मत लिख दीजिएगा, मीटर में है, ठीक है। मीटर में ही होती है बेसिकली सारी ऊंचाइयाँ। तो इस तरीके से ये इसकी ऊंचाई हो गई। दर्शाया हुआ है मैंने क्षेत्र कहाँ कहाँ पास है, तो ये वाला जो रेड डॉट है ये हो जाएगा माउंट मैकिन्ले या देनाली, ये वाला हो जाएगा माउंट लोगन, और ये वाला हो जाएगा माउंट विटने, ठीक है। इस तरीके से इन डॉट को आप दर्शा लीजिएगा। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।